हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने तो चैप्टर 3 बोर्ड पे देख ही लिया था। अब यहाँ पे ये बेयर एक्ट हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अध्याय 3 हम लोग को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ाई था जो भी था। इसके बाद ये अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, धारा 21 देख लीजिए। इसमें मैंने बताया था कि भारतीय न्याय संहिता के कठिन अधीन गठित कोई अपराध होगा तो उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या फर्स्ट शेड्यूल में, देखिए फर्स्ट शेड्यूल में कोई भी न्यायालय जो वर्णित होगा उसके द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, खंड का में है तो खंड खा में देख लेते हैं। लेकिन हाँ, खंड का एक अपवाद भी है भाई। इसका परांतु खंड दिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध गठित किया गया है जो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मतलब आईपीसी जो था पुराना वाला, उसका नया वाला रूप जो बीएनएस है, बीएनएस के अधीन कोई भी ऐसा अपराध किया गया है जो महिला के साथ चाहे रेप हो, चाहे रेप का दंड हो, या मृत्यु या विकृतशीलता, 66 है 66 है, मृत्यु या विकृतशीलता कैद करने का दंड, पत्नी के 7 पृथक्करण के दौरान से धारा 67, 68, 69, 70 आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये हालांकि मैंने देखिए बहुत छोटे छोटे अक्षरों में इसको लिख यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये इसमें परांतु खंड में ये कहा गया है कि मान लीजिए इस धारा के अधीन अगर कोई अपराध गठित किया जाता है तो वो ऐसे न्यायालय द्वारा देखा जाएगा जिसकी पीठासीन कोई महिला हो। ठीक है, पीठासीन महिला हो, हाईलाइट भी कर दिया हूँ। अब खंड खा देख लेते हैं भैया। खंड खा में कहा गया है कि अन्य विधि के अधीन अगर कोई अपराध गठित होता है, एक तो बीएनएस के तहत गठित हो या तो फिर अन्य विधि के अधीन कोई गठित हो रहा हो, तो उसका विचारण कौन करेगा। तो अगर उस विधि में कोई न्यायालय वर्णित है, ठीक है, तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा उसका विचारण। अगर वर्णित नहीं है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा। अब देख लीजिए यहाँ पे है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण है जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, अर्थात देखिए जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर वर्णित है तो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और अगर वर्णित नहीं है तो तब इस प्रकार, ये एक तो ये है, दूसरा ये है, तब उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो भैया उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश कौन कौन सा दंड दे सकेंगे। देखिए हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा दंड जो विधि प्राधिकृत करे, जो मौजूद हो, वो दे सकेगा, चाहे मृत्यु, आजीवन कारावास या कुछ भी। तो दूसरा खंड कहता है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, ठीक है, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकेगा, यानी कि सेशन जज या एडीजे जो होता है। ठीक है, डीजे, इसको डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज, ये एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी अपर सेशन जज, इसको एडीजे कहते हैं शॉर्ट में। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, कोई भी दंडादेश, लेकिन यहाँ पे एक परांतुक है, एक अपवाद है कि अगर मान लीजिए कोई मृत्यु दंडादेश देता है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय से उसकी पुष्टि कराएगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मृत्यु दंड देता है, किसी को भी मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय से कराएगा, तब देगा, दे सकेगा लेकिन पुष्टि कराना होगा। मतलब अगर वो चाहे मृत्यु दंड देना तो मृत्यु दंड दे सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि हाईकोर्ट से करानी ही पड़ेगी। अब धारा 23 देख लीजिए भैया। धारा 23 से दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, मतलब मजिस्ट्रेट कौन कौन सा दंड दे सकेंगे। देखिए पहले खंड में है कि सीजेएम कौन कौन सा दंड दे सकेगा। तो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडावास के सिवाय, मतलब इसके सिवाय, ठीक है, ये जो है मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ऊपर के जो भी कारावास है उसके सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। तो अब बचा ही कौन,
तो भैया ऐसा कोई कारावास बचा जो 7 वर्ष से कम हो, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको पहले मिटा देता हूँ। मैंने देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि 7 वर्ष से कम कोई भी दंडादेश दे सकेगा, ठीक है। अब भैया ये दूसरा वाला खंड देखिए, अरे इसको कहाँ चला गया, दूसरा खंड देख लीजिए भैया। अब मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के होते हैं, तो सीजेएम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो भी है। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकेगा, तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, मतलब ऐसी अवधि जो 3 वर्ष से ज़्यादा का ना हो, मतलब 3 वर्ष से कम, ठीक है, 3 वर्ष तक कारावास दे सकेगा और 50,000 रुपये जुर्माना। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, हाईलाइट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 3 वर्ष का दंड प्लस मैक्सिमम 50,000 जुर्माना या सामुदायिक सेवा। मतलब चाहे तो 3 वर्ष का दंड दे या 50,000 जुर्माना दे या सामुदायिक सेवा दे, चाहे दोनों दे दे, ठीक है। चाहे 3 वर्ष का कारावास और 50,000 जुर्माना दोनों भी दे सकता है, या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकेगा, तो 1 वर्ष से अनधिक, ठीक है, 1 वर्ष से अनधिक कारावास या 10,000 रुपया जुर्माना, या दोनों का या सामुदायिक सेवा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सामुदायिक सेवा का अर्थ क्या है, स्पष्टीकरण में दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। सामुदायिक सेवा से तात्पर्य क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे दंड है जो सामुदायिक सेवा में दिए जा सकेंगे। तो इसका है सामुदायिक सेवा का सामान्य अर्थ क्या है, स्पष्टीकरण में है, इसको देख लीजिए। सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य विपरीत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंड के वैसे रूप में समुदाय के लाभ के लिए करने के लिए हो, न्यायालय आदेश कर सकेगा। मतलब समुदाय, कोई भी समुदाय, कोई समाज हो, उसके लाभ के लिए कोई काम करने के लिए न्यायालय आदेश कर सकेगा, ठीक है, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, ठीक है। पारिश्रमिक मतलब कि मेहनताना उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 24 देख लीजिए, धारा 24, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, दंडादेश का कारावास, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को जुर्माना दिया गया है, देखिए खंड 1 देखते हैं, किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, वो दंड दे सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक का ना होगा। परंतु वह जो दंड होगा वो मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा जो धारा 23 में दिया गया है, अर्थात मजिस्ट्रेट की क्षमता जितनी होती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में है, अधिनिर्णित किया गया है, वहाँ उस अवधि के 1/4, ठीक है, अवधि के 1/4 से अधिक की नहीं होगी, मतलब 1/4 होगा जुर्माना। और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए आरोपित करने के लिए सक्षम है। जितना उस अपराध को मतलब उस अपराध के संबंध में जितना दंड देने के लिए वह सक्षम है, उसका 1/4 देख लीजिए, ये लिखा है, ठीक है। अपराध के दंड के 1/4 से अधिक नहीं, मतलब जितना उस अपराध का दंड होता है उसका 1/4 ही होगा जुर्माना ना देने का दंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर मतलब आपको 3 साल की सजा या मान लीजिए 2 साल के कारावास की सजा है, तो 2 साल का चौथाई यानी कि 6 महीना ही आपको जुर्माना ना देने के लिए कारावास, अतिरिक्त कारावास हो सकेगा, ठीक है। अब दूसरा खंड देख लीजिए, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास, मतलब इस धारा के अधीन जो भी कारावास दिया जाएगा वो धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। मतलब धारा 23 में जो भी मजिस्ट्रेट के लिए वर्णित है कि इतना दंड दे सकेगा उसके अतिरिक्त हो सकेगा, ठीक है। धारा 25 क्या है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश, मतलब एक ही विचारण में अगर कोई व्यक्ति कई मामलों में दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, एक ही विचारण में अगर कई मामलों के लिए कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो जाता है, तब दंडादेश क्या होगा। तो खंड 1 कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब BNS की धारा 9 सेक्शन 9, ठीक है, कि अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित
विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। मतलब वो दंड दे सकेगा जो उसे देने के लिए न्यायालय सक्षम हो। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश या तो साथ साथ चलेंगे, ठीक है, वो दंडादेश या तो साथ साथ चलेंगे या क्रमवर्ती रूप से, ठीक है, दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से चलेगा, चलने का आदेश देगा। चाहे तो दंडादेश एक साथ चलेगा, जैसे चार अपराध किए हैं तो चारों का दंडादेश एक साथ चलेगा, किसी में 2 साल है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो जब से वो जेल में जाएगा उसी दिन से सबका जोड़ा जाएगा। और या तो एक अपराध का सजा खत्म होगा तो दूसरे का भी हो सकेगा। और दूसरे खंड में कहा गया है कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से अपराधों के लिए संकलित दंड इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए दोषित पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय या उससे पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, सुनिए मैं बताता हूँ इसका मतलब है। मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट ये कहता है कि जितना न्यायालय जो दंड देने के लिए सक्षम है, अगर उससे ज़्यादा दंड हो जा रहा है जोड़ने पे, संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय देने के लिए सक्षम है, ठीक है, जो वह न्यायालय देने के लिए सक्षम है, ठीक है। जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही देखिएगा आप, खाली देखिए, संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय देने के लिए सक्षम है। तो सिर्फ इसीलिए वह अपने से उच्च कोर्ट को ये केस ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है, मतलब विचारण के लिए उसको नहीं भेजेगा कि हम जब संकलित दंड दे रहे हैं, मतलब दंडों को जब जोड़ रहे हैं तो हमारी क्षमता से ज़्यादा हो जा रहा है, सिर्फ इसी बात के लिए या अपने से उच्चतर कोर्ट में मतलब विचारण के लिए मामले को नहीं भेज देगा। परंतु इसका एक अपवाद, अपवाद है, काखा करके 2 दिया गया है, देख लीजिए। परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। मतलब वो कोई भी व्यक्ति जो संकलित दंड है, अगर वो संकलित दंड 20 वर्ष तक है तब तो ठीक है, अगर 20 वर्ष से ज़्यादा है तो दंडित नहीं किया जाएगा। और CRPC में 14 वर्ष था भैया, अब 20 वर्ष कर दिया गया है बढ़ा के थोड़ा सा, ठीक है, यही सब चेंज है। अब खा में देखिए, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा। जो दंड का योग हुआ, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा जिससे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। मतलब जो अपराध किया गया है, जो भी अपराध किया गया है उसका मान लीजिए 2 वर्ष है कारावास, तो वो 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए 2 वर्ष का कारावास है और संकलित दंड मिला के कुल मिला के 4 वर्ष हो गया। जैसे न्यायालय मान लीजिए कितने, सिर्फ चोरी के लिए न्यायालय आप एक काम करिए, जैसे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल का कारावास दे सकेगा और 50,000 जुर्माना लगा सकेगा और चोरी के लिए 3 साल का कारावास है मैक्सिमम। तो मान लीजिए कि चोरी के लिए वो दे रहा है, लेकिन अगर कई संकलित दंड है, कई दंड है दिए जा रहे हैं एक साथ, तो वो न्यायालय 3 साल सक्षम है तो वो 6 साल से ज़्यादा का सज़ा नहीं दे सकेगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कुल दंड 2 गुने से अधिक नहीं होगा, अर्थात मैक्सिमम 2 गुना दंड होगा। सक्षमता से जितना सक्षम है उसका 2 गुना दंड ही दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा खंड कहता है कि किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। मतलब जितने भी दंड दिए गए हैं कुल मिला के एक ही दंड समझा जाएगा, ठीक है, एक ही दंडादेश समझा जाएगा। जितने भी दंड दिए गए हैं उनको कुल मिला के एक ही दंड समझा जाएगा। अब देखिए धारा 26, ठीक है, धारा 26 क्या कहती है? शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, कि इनको कैसे शक्तियाँ प्रदान किया जाएगा। तो खंड 1 कहता है कि इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में यथास्थिति चाहे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषतया, मतलब स्पेशली उसी व्यक्ति को, ठीक है, विशेषतया मतलब स्पेशली उसी व्यक्ति को, व्यक्ति के नाम से या उनके पद के आधार पर, ठीक है, विशेषतया नाम से। ये देखिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर, या तो किसी स्पेशली एक व्यक्ति को उसके नाम के आधार पर दे सकेगा या उनके पद के आधार पर दे सकेगा। मतलब किसी एक स्पेशल आदमी को, जैसे मान लीजिए आप हैं, सिर्फ आप ही को वो शक्ति दे, या तो फिर आपके जैसे जितने भी लोग हैं सबको शक्ति दे दे, ठीक है। तो पदाधारी
पदाधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय विधानों से सशक्त कर सकेगी, ठीक है, उनके टाइटल से सशक्त कर सकेगी। विधान मतलब टाइटल। दूसरा खंड कहता है कि प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जब से वो ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। और यह आदेश कब से लागू होगा, मतलब वो शक्ति किस दिन से मानी जाएगी कि उसमें निहित है, तो जिस दिन से यह आदेश पारित किया जाता है उसी दिन से। धारा 27 है भैया, नियुक्त अधिकारियों, ये इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। यह नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां हैं, ठीक है। तो नियुक्त अधिकारियों की कौन सी शक्तियां हैं, तो वे शक्तियां जो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय तय करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ, देखिए, राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो हाईकोर्ट या राज्य सरकार उस स्थानीय क्षेत्र के लिए बनाई हो, ठीक है। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए विनिहित की गई है, मतलब एक निर्धारित की गई है। जब कभी भी उस प्रकार से के सामान्य उच्चतर पद उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब वह यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में वह ऐसे नियुक्त किया गया है वही शक्ति का प्रयोग करेगा। इतना बोरिंग तरीके से बना रहता है बैरेक्ट, आप लोग को समझ में ही नहीं आता होगा। मैं भी बड़ा मुश्किल से समझ पाया हूँ भैया। इसका मतलब मैं बता देता हूँ भैया। नियुक्त अधिकारी उन्हीं शक्ति का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार या वो हाई कोर्ट निर्धारित करे, ठीक है, उन्हीं शक्ति का प्रयोग करेगा। और शक्तियाँ वापस लेना है भैया, यहाँ पे देखिए धारा 28 से शक्तियों को वापस लेना। तो शक्तियों को वापस लेने में है यथास्थिति राज्य सरकार या उच्च न्यायालय उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को, चाहे वो सब शक्तियाँ या उनमें से कोई एक, वापस ले सकेगी। राज्य सरकार या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी की वे शक्तियाँ जो उसने प्रदान की है वापस ले सकेंगी। ये देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वे शक्ति जो राज्य सरकार या हाई कोर्ट ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को दी है वो वापस ले सकेंगी। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मतलब जो भी शक्ति प्रदान कर सकता है वो शक्ति ले भी सकता है। धारा 29 देख लीजिए भैया। धारा 29 मजिस्ट्रेटों ये बताया गया है कि जो भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उत्तरवर्ती आएंगे, मतलब उसी पद पर आएंगे लेकिन उसके बाद आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई जज रिटायर हो गया तो उसके स्थान पर जो जज आएगा उसको पद उत्तरवर्ती कहते हैं, ठीक है, पद उत्तरवर्ती। अब पद उत्तरवर्ती को क्या कौन सी शक्ति होगी, देखिए कौन सी शक्ति का प्रयोग करेगा पद उत्तरवर्ती, तो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसके अधीन जो शक्ति का प्रयोग पूर्व में वो लोग करते थे। जैसे कोई न्यायाधीश या जज है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो अगर उस बार प्रयोग करते करते वो रिटायर हो गया, मतलब उसका रिटायरिंग टाइम आ गया, रिटायर हो गया, किसी वजह से वो खाली हो गई सीट, उसका पद रिक्त है उस समय में, तो उसके पद पर जो जज आएगा वो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो पूर्व में जज कर रहा था, ठीक है। अब भैया दूसरा खंड इसका कहता है कि पद उत्तरवर्ती कौन है, या अगर कंफ्यूजन हो कि पद उत्तरवर्ती कौन है तो सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन पद उत्तरवर्ती है। चलिए भैया ये रहा 29 तक। आपका आगे आ जाएगा अध्याय 4। अध्याय 4 को अलग हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो अध्याय 3 ही पढ़ना है जो कि भैया 21 से लेके और 29 तक था, ठीक है। धारा 21 से लेके धारा 29 तक था। आप लोग इसको पढ़िए बाकी अगले वीडियो में। और भैया अगर पसंद आए तो लॉ वाला देसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लॉ वाला देसी लड़का, ठीक है, ये चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।